हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो था सेल मेम्ब्रेन, या जिसे हिंदी में हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। बेसिकली अगर आपसे पूछेगा किसी भी लिविंग सेल के अंदर आउटर मोस्ट, मैं बोल सकती हूँ लिविंग लेयर, या आउटर मोस्ट लिविंग लेयर का मतलब है हिंदी में सबसे बाहर सजीव परत कौन सी उपस्थित होती है, तो फिर वहां पर आपका आंसर होगा सेल मेम्ब्रेन, या फिर जिसे हिंदी में हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, इंग्लिश में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या फिर जिसे हिंदी में हम जीव द्रव्य झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। तो इट इज द आउटर मोस्ट लिविंग लेयर ऑफ एनी लिविंग सेल। किसी भी सजीव की शरीर की या सजीव कोशिका जो है उसकी सबसे बाहरतम सजीव परत जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है आपको कि बेसिकली अगर मैं इसके नेचर की बात करती हूँ, दैट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो इट इज अ सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, या फिर यह चयनात्मक पारगम्य होती है। और चयनात्मक पारगम्य होने का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल इसके अक्रॉस होके जाएंगे या जो मॉलिक्यूल इसके ट्रांसपोर्ट करेंगे इसके अक्रॉस, इसको आर पार करके परिवहन जिनका होगा अणुओं का, उन अणुओं का स्थानांतरण जो है वो ये रेगुलेट करती है, नियंत्रित करती है। कहने का मतलब है सेल मेम्ब्रेन जो है ये डिसाइड करेगी कि कौन से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कोशिका से बाहर जाएंगे और कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो कोशिका के अंदर जो है वो आएंगे। बेसिकली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो रेगुलेट करती है, यानी जो हमारे अणु होते हैं, जो पदार्थ होते हैं कोशिका के, उनका आदान प्रदान जो है वो कहीं ना कहीं कोशिका झिल्ली के द्वारा नियंत्रित जो है वो किया जाता है। सेकेंड पॉइंट इसमें जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि बेसिकली इसे लिपोप्रोटीनियस लेयर के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज द लिपोप्रोटीनियस लेयर बिकॉज इट इज मेड अप बाय द लिपिड एंड द प्रोटीन। आपको याद रखना है कि इसे लिपोप्रोटीनिया परत के नाम से जाना जाता है क्योंकि इस परत का निर्माण जो है वो लिपिड और प्रोटीन की सहायता से होता है। केमिकल कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द केमिकल कंपोजिशन या रासायनिक संगठन की जब हम बात करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे, लेकिन बेसिक हमने वो कंपोनेंट देखे थे जिनकी हेल्प से कहीं ना कहीं आपका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, उसका निर्माण होता है। पहला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखा था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट या फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज द लिपिड, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एबंडेंट अमाउंट होता है सेल मेम्ब्रेन का या कोशिका झिल्ली का जो अधिकतम भाग होता है वो लिपिड के द्वारा जो है वो निर्मित किया जाता है। यानी बेसिकली द एबंडेंट अमाउंट ऑफ या एबंडेंट पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप बाय द लिपिड। लिपिड के लिए आपको ये पॉइंट याद रखना है। बेसिकली उसके अलावा हमने टाइप ऑफ लिपिड पढ़े थे, जैसे हमने फॉस्फोलिपिड पढ़ा था, कोलेस्ट्रॉल पढ़ा था, ग्लाइकोलिपिड पढ़ा था, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, या इसके बाद में हमने कोशिका झिल्ली का दूसरा मुख्य संगठक पदार्थ पढ़ा था और वो था हमारा प्रोटीन। प्रोटीन में जब हमने प्रोटीन पढ़ा तो बेसिक पॉइंट ये पढ़ा पहले तो कि प्रोटीन जो है, या देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, या कोशिका झिल्ली में दो प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। एक तो जो लिपिड लेयर है, एक तो जो लिपिड की परत है, हो सकता है उसकी पेरीफेरी पर प्रेजेंट होंगे या उसकी सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, उसी को हम परिधीय प्रोटीन या सतही प्रोटीन के नाम से जानते हैं। ये सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड प्रोटीन को हमने, या दूसरे प्रकार के प्रोटीन को हमने अंगभूत प्रोटीन कहा था हिंदी में, उसी को बेटा जी हमने इंटीग्रल प्रोटीन कहा था इंग्लिश में, और हिंदी में उसको समाकलन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ये समाकलन प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो लिपिड लेयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी उसके अंदर एम्बेडेड कंडीशन में रहते हैं, धसे हुए उपस्थित रहते हैं। इसी में आगे चलकर हमने दो टाइप पढ़े थे इंटीग्रल प्रोटीन के, एक सिस पढ़ा था, दूसरा ट्रांस पढ़ा था। सिस वाले में अगर मैं बात करूंगी तो जो हमारे मैं बोल सकती हूँ प्रोटीन्स होते हैं वो हाफ तरीके से या हाफली एम्बेडेड होते हैं, अर्ध रूप से जो है वो ढके रहते हैं या धसे रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन जो हमारे ट्रांस प्रोटीन होते हैं वो पूरी तरीके से कवर्ड रहते हैं या पूरी तरीके से लिपिड लेयर के अंदर जो है वो क्या होते हैं, उपस्थित रहते हैं। इतनी बात करने के बाद में अब लास्ट हमें फंक्शन देखना है कि जो लिपिड जो हमारे लिपिड के हमने फंक्शन देख लेते हैं, फिर प्रोटीन जो है अगर वो कोशिका झिल्ली में उपस्थित है तो उनका कार्य जो है वो क्या होगा। तो हेडिंग डालेंगे कोशिका झिल्ली में, हेडिंग डालेंगे कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन के कार्य, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन के कार्य। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे फंक्शन ऑफ प्रोटीन,
फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन। फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे, प्रोटीन कोशिका झिल्ली के, प्रोटीन कोशिका झिल्ली के कंकाल का निर्माण करता है, स्केलेटन, कोशिका झिल्ली के कंकाल का निर्माण करता है, कंकाल का निर्माण करता है। प्रोटीन कोशिका झिल्ली के कंकाल का निर्माण करता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ, प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन, प्रोटीन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्केलेटन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, स्केलेटन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलिए सेकंड लिखेंगे, कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन, कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन परिवहन में यानी ट्रांसपोर्ट में, कोशिका झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन परिवहन या फिर ट्रांसपोर्ट में सहायक होते हैं, ट्रांसपोर्ट में सहायक होते हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर करने में, तो सहायक होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन द, प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन हेल्प इन द transport of, help in the transport of molecules, help in the transport of molecule। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इन प्रोटीनों से लगभग 30 प्रकार के एंजाइम, 30 प्रकार के एंजाइम निर्मित किए जाते हैं, 30 प्रकार के एंजाइम निर्मित किए जाते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, these proteins give rise to the formation of, these proteins give rise to the formation of 30 enzymes, 30 enzymes। और यहीं पर सेकंड कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो प्रोटीन था वो होता है पूरा। थर्ड कंपोनेंट पढ़ेंगे, दैट इज द शुगर, या फिर हिंदी में कहेंगे शर्करा, शुगर्स या फिर शर्करा। लिखेंगे कोशिका झिल्ली में लगभग 4 से 10% शर्करा उपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली में लगभग 4 से 10% शर्करा उपस्थित होती है। मतलब मैं अगर कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करूंगी, यानी कोशिका झिल्ली के पूर्ण संगठन की बात करूंगी, तो उसके पूर्ण संगठन में 4 से 10% जो है वो शुगर प्रेजेंट रहती है। तो अबाउट 4 to 10% शुगर्स आर प्रेजेंट इन, about 4 to 10% sugars are present in, about 4 to 10% sugars are present in composition of cell membrane, composition of cell membrane, composition of cell membrane। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोशिका झिल्ली में उपस्थित शुगर या शर्करा, कोशिका झिल्ली में उपस्थित शर्करा प्रोटीन के साथ
प्रोटीन के साथ जुड़ी रहती है, प्रोटीन के साथ जुड़ी रहती है, प्रोटीन के साथ जुड़ी रहती है। The sugars which are present in cell membrane, the sugars which are present in cell membrane, cell membrane, cell membrane, cell membrane remain attached to, remain attached to, remain attached to, attached to, remain attached to proteins, proteins remain attached to proteins. नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लेकिन, लेकिन प्रोटीन के दोनों सिरों, मतलब ऊपरी सिरा और निचला सिरा, लेकिन प्रोटीन के दोनों सिरों, प्रोटीन के दोनों सिरों पर, दोनों सिरों पर शर्करा का अनुपात, शर्करा का अनुपात अलग अलग होता है, शर्करा का अनुपात अलग अलग होता है, शर्करा का अनुपात अलग अलग होता है। बट द रेशियो ऑफ शुगर्स आर डिफरेंट ऑन, बट द रेशियो ऑफ शुगर्स आर, बट द रेशियो ऑफ शुगर्स आर, रेशियो ऑफ शुगर्स आर different on, different on, different on both levels of, different on both levels of proteins. अब दो लेवल कौन सी, एक अपर लेवल हो जाएगी, एक लोअर लेवल हो जाएगी। तो ऊपरी स्तर पर, ऊपरी स्तर पर, ऊपरी स्तर मतलब अपर लेवल पर, ऊपरी स्तर या ऊपरी सतह पर शर्करा की अधिक मात्रा होती है या शर्करा अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, शर्करा अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, ऊपरी स्तर पर शर्करा अधिक मात्रा में उपस्थित होती है, जबकि, जबकि निचले स्तर पर, जबकि निचले स्तर पर यानी लोअर लेवल पर शर्करा, शर्करा कम मात्रा में उपस्थित होती है, शर्करा कम मात्रा में उपस्थित होती है, शर्करा कम मात्रा में उपस्थित होती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे शुगर इज प्रेजेंट इन मोर अमाउंट, शुगर इज प्रेजेंट इन, sugar is present in more amount on upper level of, on upper level of proteins, upper level of proteins, while sugar are present in, while sugar are present in less amount, while sugar are present in less amount on lower level of, on lower level of proteins, on lower levels of protein। और यहीं पर जो तीसरा संघटक पदार्थ है शुगर वो होता है पूरा। दो तीन पॉइंट देख लिए, जैसे अगर मैं इसके अमाउंट की बात करती हूँ तो जो शर्करा का मात्रा होती है कोशिका झिल्ली में, सेल मेम्ब्रेन में जो शुगर का अमाउंट होता है वो 4 to 10% होता है। शुगर इंडिविजुअल नहीं रहती, स्वतंत्र रूप से उपस्थित नहीं रहती। ये शर्कराएं जो होती है, शुगर्स जो होती हैं, ये प्रोटीन के साथ में कनेक्टेड रहती है, अटैच्ड रहती है। अब अमाउंट ऑफ शुगर की अगर मैं बात करूंगी तो प्रोटीन के दो लेवल हो जाएंगे, एक अपर लेवल और एक लोअर लेवल या ऊपरी सतह और निचली सतह। तो प्रोटीन का जो अपर लेवल होता है उसके साथ में ज्यादा शुगर जुड़ी रहती है और जो लोअर लेवल होता है उससे कम शुगर जुड़ी रहती है, ये आपको याद रखना है। चलिए चौथा संघटक पदार्थ देखते हैं, चौथा संघटक पदार्थ देखते हैं एंड दैट इज द एंजाइम, दैट इज द एंजाइम, that is the enzyme। लिखेंगे कोशिका झिल्ली के, कोशिका झिल्ली के प्रोटीन स्तर में, कोशिका झिल्ली के प्रोटीन स्तर में लगभग
प्रोटीन स्तर में लगभग 30 प्रकार के लगभग 30 प्रकार के एंजाइम लगभग 30 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। 30 प्रकार के एंजाइम उपस्थित होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे अबाउट about 30% 30 type of enzymes, about 30 type of enzyme about 30 types of enzyme are found in the protein layer of सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की प्रोटीन लेयर के अंदर 30 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें मुख्यतः न्यूक्लियोटाइडेज एटीपेस प्रोटीनेस काइनेटेस फॉस्फेटेस आदि मुख्य होते हैं। in which some important enzymes are nucleotidase, ATPase, कोमा लगा के प्रोटीनेस, फिर कोमा लगा के काइनेटेस, फिर कोमा लगा के फॉस्फेटेस, यहीं पर कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है पूरा। नया टॉपिक डालना है हमें, इंटरनली देखना है, आंतरिक रूप से देखना है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है उसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसी होती है, यानी जो कोशिका झिल्ली होती है उसकी आणविक संरचना कैसी होती है। आणविक संरचना मतलब वो अंदर से कैसी दिखाई देती है। अब जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो वहां पर बहुत सारे मॉडल्स जो है वो प्रपोज किए गए थे टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। मतलब जब हम कोशिका झिल्ली की आणविक संरचना की बात करते हैं तो आणविक संरचना को समझने के लिए बहुत सारे मॉडल प्रतिपादित किए गए थे, जिनमें वैसे तो बहुत सारे मॉडल आएंगे, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आएगा आपका, है ना, सैंडविच मॉडल आएगा, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंटली मॉडल पढ़ना है, हमारे सिलेबस के अंदर जो मेंशन है वो बहुत ही कॉमन, मैं बोल सकती हूँ बहुत ही कॉमन मॉडल है, जिसका नाम बहुत अच्छे से आपको पता है। हिंदी में कहा जाता है तरल मोज़ेक मॉडल, या फिर इंग्लिश में कहा जाता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो वो ही मॉडल दे रखा है टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कोशिका झिल्ली की आणविक संरचना को समझने के लिए जो मॉडल दिया गया है वो तरल मोज़ेक मॉडल है, जो सबसे ज्यादा मोस्ट, मैं बोल सकती हूँ, एक्सेप्टेबल मॉडल है टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ, हेडिंग डालेंगे मॉलिक्यूलर
स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में लिखेंगे कोशिका झिल्ली की, हिंदी में लिखेंगे कोशिका झिल्ली की आणविक संरचना, कोशिका झिल्ली की आणविक संरचना। अब इसकी थ्योरी तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले बेसिक पॉइंट्स देखते हैं इसके कुछ, फिर इसका देखेंगे डायग्राम, फिर इसकी मेंशन करेंगे थ्योरी, है ना। तो लिखेंगे कोशिका झिल्ली की आणविक संरचना, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। चलिए लिखेंगे कोशिका झिल्ली की आंतरिक संरचना, आणविक संरचना को कोशिका झिल्ली की आणविक संरचना को समझने के लिए तरल मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन, तरल मोज़ेक मॉडल का प्रतिपादन 1978 में, प्रतिपादन 1978 में वैज्ञानिक सिंगर व निकोलसन के द्वारा किया गया, सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा किया गया। सिंगर व निकोलसन के द्वारा किया गया, मतलब ये मॉडल हमें पढ़ना है जिससे हमें जो सेल मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो समझ आएगी। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ, टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ, टू अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, fluid mosaic model was proposed by, fluid mosaic model was proposed by, fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicolson in 1978. In 1978, it is the most acceptable, it is the most acceptable, it is the most acceptable and it is the most acceptable and popular model of, it is the most acceptable and popular model of cell membrane, पॉपुलर मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे यह है कोशिका झिल्ली का सबसे मुख्य तथा प्रचलित मॉडल है, प्रचलित मॉडल है। ठीक है, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम, इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, डायग्राम में अच्छे से आपको सिंगर निकोलसन मॉडल का डायग्राम जो है वो दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर मैं दो चार चीजें जो है वो मेंशन करना चाहूंगी। आई थिंक लेबलिंग भी आपको क्लियरली विजिबल जो है वो दिखाई दे रही है।
बीच में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, मैं लेबल करूंगी यहाँ पर, आयन चैनल प्रोटीन है। हिंदी में भी आयन चैनल प्रोटीन ही कहेंगे, आयन चैनल प्रोटीन। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड परत है, फॉस्फोलिपिड परत है। ये पोर्स है, बीच में छिद्र है। ये परिधीय प्रोटीन है, ये जो बना रखे हैं साइड में, ये परिधीय प्रोटीन है। इंग्लिश में पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाएगा। ये समाकलन प्रोटीन है, या फिर अंगभूत भी बोलते हैं इनको, समाकलन या अंगभूत प्रोटीन। और ऊपर जो दिख रहा है ये है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, बीच में हमें लिपिड का एक टाइप और दिख रहा है, ये हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। और यहाँ पर जो प्रोटीन लिपिड दिख रहा है वो है ग्लाइकोलिपिड, यहाँ पर जो लिपिड दिख रहा है वो है ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, इस डायग्राम को फटाफट से ड्रॉ करेंगे, फिर अपन इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर इसका थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो देखेंगे। मैंने डायग्राम को जूम इन कर दिया, जूम कर दिया है थोड़ा सा, अच्छे से आपको दिख रहा होगा। जल्दी बनाएंगे बेटा।
चलिए, तो डायग्राम ड्रॉ कर लिया होगा। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। जब सेल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं, यानी जब हम कोशिका झिल्ली की बात करते हैं, तो उसमें दो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि भाई जो कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो बेसिकली दो कंपोनेंट तो इंपॉर्टेंट है ही। एक हो जाएगा लिपिड और दूसरा हो जाएगा प्रोटीन। यानी अगर मैं कोशिका झिल्ली के मुख्य संगठक पदार्थ की बात करती हूँ, तो ऑलरेडी हमने बात कर ली थी कि इसके अंदर मुख्यतः हमारा लिपिड और प्रोटीन जो है वो क्या होता है, उपस्थित होता है। आपको दो चीजें याद रखनी है। देखो, पहली बात तो जो सेंटर पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको ब्लैक कलर से जो हमने बना रखा है, दिस वन पार्ट, ये पार्ट जो है वो हमारा किसका होता है, फॉस्फोलिपिड का होता है। ठीक है। उसके साथ में इनके बीच में बेटा जी मैं बोल सकती हूँ आयन चैनल प्रोटीन्स होते हैं। आयन चैनल प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिसके थ्रू होकर कोई भी मॉलिक्यूल जो है वो सेल मेम्ब्रेन के बाहर या फिर अंदर जो है वो जाता है, तो ये चैनल प्रोटीन्स हो जाते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट मैंने बोला था, लिपिड भी इसमें डिफरेंट टाइप का मिलता है। मतलब जैसे जो सेंटर पार्ट में लिपिड मिल रहा है वो तो फॉस्फोलिपिड है, फिर कुछ बाहर भी लिपिड मिल रहा है जिसको हम ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। मैंने आपको बताया था अगर ये सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल की होगी, यानी जंतु कोशिका की कोशिका झिल्ली होगी, तो वहां पर लिपिड का एक और टाइप पाया जाता है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल को नाम से जानते हैं। ठीक है। अब प्रोटीन के और ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो तो प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। अब आपको ये याद रखना है, प्रोटीन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक इंट्रीगल प्रोटीन होते हैं। इंट्रीगल प्रोटीन वो होते हैं जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, लिपिड लेयर के अंदर धसे रहते हैं। मतलब आपको इस जगह पर लिपिड लेयर जो है वो अलग से दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन है वो लिपिड लेयर के अंदर एम्बेडेड कंडीशन में प्रेजेंट है, यानी धसे हुए अवस्था में उपस्थित है। लेकिन यहाँ पर अगर साइड में आप देखोगे, मैं ड्रॉ कर देती हूँ जिसको अच्छे से आपको दिख जाएगा। अगर मैं इस वाली कंडीशन की बात करती हूँ, दिस वन, तो ये वाला बेटा आपको अच्छे से दिख रहा है कि दिस प्रोटीन इज प्रेजेंट एट द सरफेस या फिर पेरिफेरी ऑफ लिपिड लेयर। ये हमारी लिपिड लेयर है, इसके सरफेस पर ये हमारा मैं बोल सकती हूँ लिपिड जो है वो प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट है। और ऐसे प्रोटीन को हम परिधीय प्रोटीन या फिर इंग्लिश में पेरिफेरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। इतनी जब हमने बात करी तो बस एक पॉइंट और याद रख लेना कि दो प्रोटीन के टाइप हो जाएंगे, एक इंट्रीगल प्रोटीन हो जाएगा या फिर जिसे अंगभूत या समाकलन प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और दूसरा जो होता है ना, दूसरा जो होता है वो हमारा कौन सा हो जाता है, मैं प्रॉपरली बोल सकती हूँ, आपका दूसरा जो है वो पेरिफेरल प्रोटीन हो जाता है जिसे परिधीय प्रोटीन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ये पॉइंट जो है हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है। चलिए, तो आगे लिखेंगे बेटा, आगे इसकी थ्योरी लिखेंगे 1972 में 1972 में सिंगर व निकोलसन ने 1972 में सिंगर व निकोलसन ने सिंगर व निकोलसन ने कोशिका झिल्ली को -196 कर देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। 196 डिग्री सेंटीग्रेड पर हिमीकृत करके दो समान भागों में बांटा। ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे in 1972 Singer and Nicholson divided cell membrane into two equal longitudinal parts after doing their cryopreservation at -196 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। ये तो स्टडी करने के लिए उन्होंने काम में लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके पश्चात उन्होंने बताया कि
इसके पश्चात उन्होंने बताया कि कोशिका झिल्ली, बताया कि कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में, कोशिका झिल्ली में अर्ध तरल यानी सेमी फ्लूइड, अर्ध तरल वसा, अर्ध तरल वसा मतलब सेमी फ्लूइड लिपिड, या ना तो पूरी तरीके से सॉलिड ना ही पूरी तरीके से लिक्विड, तो सेमी फ्लूइड लिपिड, सेमी फ्लूइड लिपिड उपस्थित होती है, सेमी फ्लूइड लिपिड उपस्थित होती है। ठीक है, चलिए इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, दे एक्सप्लेन दैट, they explained that, they explained that a semi lipid layer, a semi lipid layer is present, a semi lipid layer is present, a semi lipid layer is present in the structure of, in the structure of, in the structure of cell membrane, in the structure of cell membrane, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, मतलब लिपिड लेयर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तथा उन्होंने बताया कि, तथा उन्होंने बताया कि इस अर्ध तरल, इस अर्ध तरल, इस अर्ध तरल वसा परत में, इस अर्ध तरल वसा परत में वसा के परिधि पर, वसा के परिधि यानी सतह पर, सतह पर कुछ प्रोटीन उपस्थित होते हैं, कुछ प्रोटीन उपस्थित होते हैं, कुछ प्रोटीन उपस्थित होते हैं, जबकि, जबकि कुछ प्रोटीन, जबकि वही सेम है परिधि प्रोटीन और सतही प्रोटीन, जबकि कुछ प्रोटीन वसा स्तर में, जबकि कुछ प्रोटीन वसा स्तर में धसे रहते हैं, डूबे रहते हैं, धसे रहते हैं, तो धसे रहते हैं, धसे रहते हैं, धसे रहते हैं। He explained that, ही की जगह दे करेंगे, दो थे ना तो सिंगर एंड निकोलसन, तो लिखेंगे दे एक्सप्लेन दैट, they explained that some proteins are present on, some proteins are present on surface, some proteins are present on surface ऑब्लिक करके, surface ऑब्लिक करके periphery of, periphery of lipid layer, surface ऑब्लिक करके periphery of lipid layer, lipid layer, while some proteins are present in, while some proteins are present in embedded condition, some proteins are present in embedded condition inside the, inside the lipid layer, inside the lipid layer। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, अब वही सेम चीज है कि उनकी पोजीशन के बेसिस पर दो टाइप के प्रोटीन बता दिए, तो लिखेंगे इन्होंने, इन्होंने, इन्होंने प्रोटीन को, इन्होंने प्रोटीन को उनकी स्थिति के आधार पर, इन्होंने प्रोटीन को उनकी स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर दो समूहों में, स्थिति के आधार पर दो समूहों में
वर्गीकृत किया, वही सेम पेरिफेरल प्रोटीन और आपका जो दूसरा था इंटीग्रल प्रोटीन, तो वर्गीकृत किया। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे दे डिवाइडेड प्रोटीन्स, they divided proteins on the basis of their they divided proteins on the basis of their position into two groups into two groups into two groups। पहले को कहेंगे बाह्य प्रोटीन, पहले को कहेंगे बाह्य प्रोटीन, इसी को कहेंगे परिधीय प्रोटीन, बाह्य प्रोटीन या इसी को कहेंगे परिधीय प्रोटीन। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे आउटर प्रोटीन, आउटर प्रोटीन या इसी को कहेंगे पेरिफेरल प्रोटीन, आउटर या फिर पेरिफेरल प्रोटीन। आप नाम से ही पता चल रहा है प्रोटीन, ये प्रोटीन जो होंगे ये लिपिड लेयर की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, है ना, परिधि पर जो है वो उपस्थित होते हैं। और दूसरी बात ये याद रख लेना कि वसा स्तर जो होगा, लिपिड लेयर जो होगा, उससे ये प्रोटीन जो है वो जुड़े रहेंगे। अबाउट 20 to 30% प्रोटीन जो होते हैं वो पेरिफेरली होते हैं, यानी परिधीय प्रोटीन होते हैं। तो लिखेंगे ये प्रोटीन लिपिड लेयर की या लिपिड परत की सतह से, लिपिड परत की सतह से या सतह पर लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा, सतह पर जुड़े रहते हैं, सतह पर जुड़े रहते हैं, सतह पर जुड़े रहते हैं। These protein remain attached to, these protein remain attached to, these protein remain attached to surface of lipid layer, surface of lipid layer। और नेक्स्ट वर्ड लिखेंगे जो कुल प्रोटीन का 20 से 30% भाग बनाते हैं, जो कुल प्रोटीन का 20 से 30% भाग बनाते हैं, 20 से 30% भाग बनाते हैं। These protein forms 30% part of 20 to 30% part of टोटल प्रोटीन। ठीक है, और एक पॉइंट लिखेंगे बाह्य प्रोटीन या आउटर जो प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं, इन पर शुगर चेन्स भी प्रेजेंट होती है। और शुगर चेन्स में मैंने आपको बताया था कि आउटर सरफेस जो होगी उस पर शुगर चेन ज़्यादा होगी प्रोटीन की, और जो इनर सरफेस होती है उस पर प्रोटीन के साथ में शुगर्स जो है वो कम जुड़ती है। तो लिखेंगे बाह्य प्रोटीनों के साथ, बाह्य प्रोटीन पर, ये लिख लेंगे बाह्य प्रोटीन पर शर्करा की श्रृंखलाएं, शर्करा की श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं, शर्करा की श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं, जिनका विन्यास, शर्करा की श्रृंखलाएं जुड़ी रहती हैं जिनका विन्यास प्रोटीन के ऊपरी स्तर पर, प्रोटीन के ऊपरी स्तर पर ज्यादा, प्रोटीन के ऊपरी स्तर पर, ऊपरी सतह या फिर ऊपरी स्तर पर ज्यादा, व प्रोटीन के निचले स्तर, प्रोटीन के निचले स्तर या सतह पर कम होता है, निचले स्तर पर कम होता है। ऊपर ज्यादा चेन मिलेगी शुगर्स की, और प्रोटीन का जो लोअर लेवल होगा वहां पर शुगर चेन्स जो है वो क्या होंगी, कम होंगी। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे
sugar chains are present on outer या peripheral protein, outer या peripheral protein, outer या peripheral protein, outer या peripheral protein. And next point लिखेंगे, more amount of sugar chains are present on, more amount of sugar chains are present on upper level of proteins, while less amount of sugar chains are present on लोअर लेवल ऑफ प्रोटीन, और यहीं पर हमारा बाह्य प्रोटीन होता है पूरा. अब सेकंड लिखेंगे, सेकंड वन इज इंट्रीगल प्रोटीन, या हिंदी में कहेंगे अंगभूत ऑब्लिक करके समाकलन प्रोटीन, अंगभूत ऑब्लिक करके समाकलन प्रोटीन. इंग्लिश में लिखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन. ये एम्बेडेड रहेंगे, ये धसे रहेंगे लिपिड लेयर के अंदर, तो लिखेंगे ये प्रोटीन अर्ध तरल वसा स्तर में, अर्ध तरल वसा स्तर में धसे रहते हैं, अर्ध तरल वसा स्तर में धसे रहते हैं, तथा ये कुल प्रोटीन का 70 से 80% भाग, 70 से 80% भाग बनाते हैं. मतलब ये ज्यादा होते हैं, है ना, तो 70 से 80% भाग बनाते हैं. These protein remain embedded. These protein remain embedded inside the semi-liquid या semi-fluid lipid layer, which form about 70 to 80% of टोटल प्रोटीन. अच्छा, ये स्टेबल नहीं होते, ये एक जगह पर फिक्स नहीं होते. ये प्रोटीन जो है वो एक से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते रहते हैं. मतलब जो सेमी फ्लूइड मेम्ब्रेन है हमारी, जो सेमी फ्लूइड लिपिड मेम्ब्रेन है या जो अर्ध तरल वसा की परत है, उसमें ये जो हमारे एम्बेडेड प्रोटीन होते हैं, इंट्रीगल प्रोटीन होते हैं, समाकलन प्रोटीन जो होते हैं, ये एक से दूसरी जगह पर जाते हैं. मतलब फिक्स नहीं होते, ये एक से दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हैं. और जब इनका मूवमेंट होता है तो इन्हीं के साथ में अन्य पदार्थों का भी क्या होता है, परिवहन हो जाता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है. तो बेसिकली ये कहीं ना कहीं कंपोनेंट या फिर मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं. तो लिखेंगे ये इज दिस कलर इज विजिबल, यस. तो लिखेंगे ये प्रोटीन वसा परत में गतिशील होते हैं, जिसके कारण ये कोशिका झिल्ली में पदार्थों के
कोशिका झिल्ली में पदार्थों के परिवहन पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं। पदार्थों के परिवहन में सहायता करते हैं। सहायता करते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे these components show motility. These components show motility. These components show motility inside the. These proteins show motility inside the semi-fluid lipid membrane. Semi-fluid lipid membrane. Semi-fluid lipid membrane by which they help in the transport of molecules also. By which they help in the transport of molecules also. चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे समाकलन प्रोटीन। समाकलन या फिर अंगभूत। समाकलन या फिर अंगभूत प्रोटीन। अंगभूत प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे there are two types of integral proteins। पता है इसके टाइप का भी आपको प्रकार, एक सिस और दूसरा ट्रांस। तो लिखेंगे समाकलन प्रोटीन के दो प्रकार या टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। टू टाइप्स ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। चलिए पहला लिखेंगे सिस प्रोटीन। पहला लिखेंगे सिस प्रोटीन। फर्स्ट इज सिस प्रोटीन और दूसरा हो जाएगा ट्रांस प्रोटीन। सेकंड वन इज ट्रांस प्रोटीन। सिस प्रोटीन एंड ट्रांस प्रोटीन। लिख लेंगे यहां पर ये कोशिका झिल्ली की, ये कोशिका झिल्ली की, ये कोशिका झिल्ली की वसा परत में, वसा परत में आधे धसे रहते हैं। आधे धसे रहते हैं, हाफ एम्बेडेड होते हैं, आधे धसे रहते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे दीज प्रोटीन्स रिमेन हाफ एम्बेडेड। दीज प्रोटीन रिमेन हाफ एम्बेडेड, हाफ एम्बेडेड inside the, half embedded inside the half embedded inside the lipid layer, half embedded inside the lipid layer। और दूसरे वाले में लिखेंगे ये कोशिका झिल्ली की वसा परत में, ये कोशिका झिल्ली की वसा परत में, ये कोशिका झिल्ली की वसा परत में पूर्ण रूप से धसे रहते हैं। पूर्ण रूप से धसे रहते हैं। ये कोशिका झिल्ली की वसा परत में पूर्ण रूप से धसे रहते हैं। पूर्ण रूप से धसे रहते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ट्रांस प्रोटीन में दीज प्रोटीन्स रिमेन कंप्लीटली एम्बेडेड,
These proteins remain completely embedded inside the सेमी फ्लूइड लिपिड मेम्ब्रेन, और यहीं पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल होता है पूरा। एक पॉइंट जो है वो थोड़ा सा करेक्शन करेंगे यहाँ पर, हाँ 78 है ना बेटा, 72 ही करना है इसको, 72 में ही दिया गया था। एक्चुअली में काम जो है वो बाद तक चला था, पर स्टार्टिंग टाइम जो है वो ही मेंशन करना है कि सिंगर निकोलसन मॉडल जब कब दिया था, तो 1972 में जो है वो दिया गया था। तो थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। चलते हैं आगे बेटा, लास्ट लिखेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। लास्ट पॉइंट लिखेंगे फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हिंदी में लिखेंगे कोशिका झिल्ली के कार्य। कोशिका झिल्ली के कार्य, कोशिका झिल्ली के कार्य, इंग्लिश में फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। कुछ बेसिक फंक्शन डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आगे चलेंगे। तो लिखेंगे यह है कोशिका को, यह है कोशिका को निश्चित आकार व आकृति, निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है। यह कोशिका को निश्चित आकार व आकृति प्रदान करती है। It provide appropriate shape and size to the appropriate shape and size to the cell, appropriate size and shape to the cell. सेकंड लिखेंगे यह कोशिका के आंतरिक कोशिकांगों, यानी इंटरनल जो ऑर्गेनल्स है, तो इंटरनल ऑर्गेनल्स या आंतरिक कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। आंतरिक कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इनर सेल ऑर्गेनल्स, मतलब अंदर जो भी सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं उनको प्रोटेक्शन या फिर सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यह विभिन्न कोशिकाओं के मध्य, यह विभिन्न कोशिकाओं के मध्य, यह विभिन्न कोशिकाओं के मध्य पदार्थों के परिवहन में सहायक होती है। पदार्थों के परिवहन में सहायक होती है। एक सेल से दूसरी सेल में कोई भी कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट होगा, यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोई भी पदार्थ जाएगा, तो उसके ट्रांसपोर्ट में जो सेल मेम्ब्रेन है वो हेल्प करती है, या सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही वो ट्रांसपोर्ट होता है। वो परिवहन या आदान प्रदान जो होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य कोशिका झिल्ली करती है। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स across the different cell, across the different cells। चलिए डिफरेंट सेल है ना, डिफरेंट सेल्स के बीच में अगर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करना होगा तो उसमें ये हेल्प करती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। प्रोकैरियोटिक जीवों में, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रोकैरियोटिक जीवों में
प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका झिल्ली से, प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका झिल्ली से, कोशिका झिल्ली से, प्रोकैरियोटिक जीवों में कोशिका झिल्ली से, मीजोसोम नामक श्वसनी संरचना, क्योंकि उनके पास में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, मीजोसोम होता है, तो श्वसनी संरचना का निर्माण होता है, श्वसनी संरचना का निर्माण होता है, श्वसनी संरचना का निर्माण होता है। इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म cell membrane form the in prokaryotic organism cell membrane form the respiratory structure mesosome, और लास्ट पॉइंट लिखना है, पांचवा, कोशिका झिल्ली में कोशिका की उपापचयी प्रक्रियाओं से संबंधित, कोशिका झिल्ली में कोशिका की उपापचयी प्रक्रियाओं से संबंधित, कोशिका की उपापचयी प्रक्रियाओं से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं, प्रक्रियाओं से संबंधित एंजाइम उपस्थित होते हैं, different enzymes are present in cell membrane related to the metabolic activities of cell membrane, ऑब्लिक करके सेल भी लिख लेंगे, सेल मेम्ब्रेन ऑब्लिक करके सेल। और यहीं पर हमारा टॉपिक सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली जो है वो पूरा होता है, जिसमें हमने उसका कंपोजिशन देखा, स्ट्रक्चर देखा, और साथ में हमने डिस्कस किया कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या तरल मोज़ेक मॉडल जो है वो कैसा होता है, किसने प्रतिपादित किया था और उसकी संरचना जो है वो कैसी होती है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।